तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 357 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वार्न एंशिएंट डाओ इंपीरियल सिटी में आ चुका होता है, किसी को भनक तक नहीं लगी होती है। जिसके बाद वो एंट्री करते हुए कहता है कि यहाँ पर मेरे टीचर को मेरे आने के बारे में खबर लग गई होगी, और वार्न अपने डिवाइन सेंस को फैलाता नहीं ताकि वो वहाँ पे अपने टीचर्स को ऐसे ही ना बता दे, क्योंकि उसके टीचर्स ग्रैंड एम्प्रेस की पावर को पोजेस करते हैं। तो वो ऑलरेडी वार्निंग के यहाँ पे आने के बारे में पहले से ही जान चुके होंगे। जिसके बाद वो एक साउथर्न एंड सिटी की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे एक माउंटेन मौजूद थी, और वहाँ पे कह सकते एक मेमोरियल वाली पैलेस होती है, जहाँ पे बंदे जाके जैसे कहते हैं ना वो चाइनीज कल्चर में जहाँ पे एक अगरबत्ती जलाई जाती है अपने एंसेस्टर्स के लिए, जो मेमोरियल पैलेस होती है वैसे ही वहाँ पे होती है। और वार्निंग सीधे वहीं पे चला जाता है, वहाँ पे अपने पावर्स का यूज करके वहाँ पे उसी इंसेंस स्टॉप को जलाता है, जिसमें से कि पावर्स मतलब धुएं निकलने लगते हैं, ताकि वो एंशिएंट डाउन टेम्पल को रिस्पेक्ट दे सके। और वो वहाँ पे 9 इंसेंस स्टिक को जला के वर्शिप करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे स्मोक इंक्रीज होने लगता है। अभी वो स्मोक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, और दिखाया जाता है कि वो स्मोक काफ़ी बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ के आसपास के लोग भी इसको देखने लग गए होते हैं। जो ग्रीन स्मोक होती है वो इंस्टेंटली 10 टाइम्स 100 टाइम्स 10,000 टाइम्स ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, जो कि चारों तरफ फैलने लगी हुई होती है। और उसके ऊपर की जो प्रेशर होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद हमें इंपीरियल पैलेस की ईस्टर्न साइड का सीन दिखाया जाने लगता है, जो कि एंशिएंट डाओ टेम्पल के आउटसाइड का सीन होता है, जहाँ पे अभी के फिलहाल किसी की नज़र तो नहीं गई होती, लेकिन जैसे ही वो इस हद तक बढ़ चुकी थी, उसके कान जितने भी बंदे होते सबकी नज़र वहाँ पे आ चुकी होती। वार्निंग जो कि अब भी आधे रास्ते में ही था, मतलब अपने बो करने के अपने झुकने के फिलहाल के आधे रास्ते में था। उसी के साथ हमें एंशिएंट डाओ के इंपीरियल पैलेस के एक रॉब मैन को दिखाया जाता है, जो कि असल में बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। और साथ में वहाँ एक ओल्ड मैन भी होता है, जो ओल्ड मैन कहता है योर मैजेस्टी टोटल में 31 वुमेन सिलेक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी के भी अंदर उस सोल को फ्यूज़ करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हमें अभी टाइम की ज़रूरत था कि हम उस सोल को किसी एक वुमेन्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें। अब ये सारी बातें हो ही रही होती है। अब देखो कौन सी सोल, तो ये तो हमें पता चलेगा, क्योंकि इसी की वजह से ही तो फाइट होने वाली है, और अभी तक का सबसे घमासान युद्ध भी होने वाला है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सिर्फ इन सब चीज़ों के बारे में जान रहे होते, लेकिन तभी उनकी नज़र भी उन स्मोक्स की तरफ जाने लगती है, जिसको देखकर वो बंदा कहता है जल्दी जाकर देखो कि आखिरकार वो बंदा है कौन। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती है, हमें वार्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो स्मोक और भी ज़्यादा हो चुकी होती है, वो कोलैप्स होने वाला था, लेकिन तभी एक वॉइस आकर वार्निंग से कहती वार्निंग तुम्हें ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक माउंटेन के पास आ जा। अब ये आवाज़ किसी और की नहीं, मतलब वार्निंग के टीचर्स की ही होती है। जिसके बाद हमें वार्निंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे झुकना बंद करता है, वहाँ से निकल जाता है ताकि वो अपने टीचर से मिल सके। और साथ में हमें एंशिएंट डाओ इंपीरियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो रॉब वाला बंदा भी वहाँ पे आ चुका होता है, लेकिन उसको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, मतलब वहाँ से तो वार्निंग तब तक जा चुका होता है। जिसके बाद हमें वार्निंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी बैक माउंटेन के पास आ चुका होता है, और वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया मौजूद होती है, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ हो रहा होता है। उसके अंदर से एंशिएंट ऑरा निकल रही होती है, जैसा कि वो काउंटलेस ईयर्स तक जिंदा रह चुका है। वार्निंग भी उसको देखकर स्माइल करने लगता है, जिसके बाद वो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पे तभी एक वाटर बॉल चप मतलब कह सकते हो चाय वहाँ पे अपीयर हो गई, जहाँ पे टीचर कहते हैं कि चलो आ जाओ, टीचर ने तुम्हारे लिए पानी की जग को बॉयल करके रखा, चलो इसको पी कर बताओ कैसा है। वहाँ इसको पीने लगता है। वहाँ पे यहाँ बंदा कहता है कि ये कैसा है, तो वांगलिन कहता है कि ये घर की याद दिला रही है, और वहाँ पे उन दोनों को बात होने लगती है, हंसी मजाक होने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं मिले होते हैं, और यहाँ पे अपने टीचर से मिलके वान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी ग्रीन रॉब जुआन लुओ को, जो कि वांगलिन के टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि जब टीचर ने सेलेस्टियल क्लैंस को छोड़ा था तो मैं हेल्पलेस था। मैंने ये बाद में नोटिस किया कि तुम सेलेस्टियल क्लैन में अपीयर हो चुके हो, और मुझे पता था कि तुम मुझे खोजते हुए एक
दिन यहाँ पे ज़रूर आओगे और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चाय को प्रिपेयर करके रख रखा है। यहाँ पे उनमें और भी बातें होने लगती हैं और वानी भी अपने टीचर की तरफ देखने लगता है और वो कहता है अपने टीचर से कि जबकि मैंने अपने टीचर से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके एंसेंट डॉग को गार्ड करूँगा। अभी यहाँ पे ये बोलने से कंप्लीट होने से पहले जीवान वो हंसते हुए कहते हैं कि वाइट एसेंडेंट एम्पायर, तुम तो ग्रैंड एम्पायर्स के नंबर 1 कहलाने आए हुए, उसके अंदर तो नंबर 1 रैंक पे आते हो। और यहाँ पे कहता है कि वानी तुम्हें अभी कुछ दिनों तक रेस्ट करना चाहिए। 3 दिनों बाद यहाँ पे टीचर तुम्हें कुछ ऐसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पे तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और समझ लो तो ये मेरा पहला तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो कि मैं टीचर होने के नाते तुम्हें देने वाला हूँ। यहाँ पे वांगलिंग भी स्माइल करने लगता है, जिसके बाद उसके टीचर वहाँ से चले जाते हैं। वांगलिंग सोचने लगता है कि मेरे टीचर मेरे लिए कैसे गिफ्ट को प्रिपेयर करके रखे होंगे। 3 दिन बीत जाते हैं, वांगलिंग वहाँ पे अपने उसी पैराडाइज लाइक प्लेस में बैठा हुआ होता है और तभी उसके टीचर वहाँ पे बुला लेता है और वहाँ पर निकल पड़ता है और दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे आ जाता है, एक अलग ही जगह पे जो कि एक ग्रीन शीट ऑफ फॉग से कवर होती है। उसके अंदर और भी 7 बंदे मौजूद थे और 2 बंदियां मौजूद होती हैं। उन सब की कल्टीवेशन 27 स्टार्स तक जा चुकी होती है। वहीं उन सब की तरफ देखने लगता है, उनमें से एक बंदे की सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल होती है जो कि एसेंडेंट एम्पायर्स की जितनी होती है, सेलेस्टियल क्लैंस की एसेंडेंट एम्पायर्स लेवल की जितनी कह सकते हम। और बाकी के जो 9 बंदे होते हैं उन सब की पावर्स एम्परर एग्जार्ड्स के जितनी होती है। अब वानी उन सब की तरफ देख रहा होता है, वो भी वानी की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पे उन सब की नज़र में वानी समझ लो तो ऐसा है एक जॉइंट वॉर्टेक्स की तरह, मतलब वानी की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है तो वो सभी उससे डरने भी लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके टीचर को जो कि उससे कहते हैं कि ये सभी मुझे फॉलो करते आए और यहाँ पे आगे चल के ये तुमको भी फॉलो करने वाले हैं। अब दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ें चल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे और भी बाहर से बंदे आ जाते हैं जो आते हुए कहते हैं वेलकम एंसन एंड चेस्ट, और साथ में दिखाया जाता है कि उसके पीछे 2 और ओल्ड मैन मौजूद होते हैं, वो उसको फॉलो करके आ रहे थे। उन सबकी पावर्स किसी एसेंडेंट एम्पायर से कम नहीं होती है। इसके बाद हमें 9 पीपल को भी दिखाया जाता है जो कि जुआन लोगों के अंदर होते हैं, वो भी उस बंदे को देखकर ग्रीट करते हुए कहते हैं वेलकम एंसेंट एम्पायर। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई और नहीं, सीधे सीधे एम्पायर ही आ चुके होते हैं, जो कि एक कंफ्यूजन वाली बात होती है कि आखिरकार यहाँ पे एम्पायर कर क्या रहा है। साथ में दिखाया जाता है जितने भी बंदे होते हैं वो तो झुक जाते हैं, लेकिन सिर्फ जुआन लुओ और वांगिन होते हैं जो कि खड़े होते हैं। एम्पायर के आने के बाद भी वहाँ पे झुके नहीं होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जो कि अपने रॉयल रॉब में होता है और कहता है येमो, अपने ग्रीट करता है लॉर्ड जियोमो को। वो उसको देखने लगता है और साथ में वांगिन उसके बगल में खड़ा होता है। वो सिर्फ अपने हाथों को जोड़कर वहाँ पे सिर्फ कहते हैं ना ग्रीट करना, वैसे ही करता है, झुकता नहीं है। अब इस चीज़ को देखकर तो एम्पायर को गुस्सा आने लगता है कि यार ये बंदा मेरे सामने झुक क्यों नहीं है। अब वांगिन भी सामने वाले को देखता है जहाँ पे ओल्ड मैन की ज़्यादा पावर्स नहीं, सिर्फ एग्जार्ड्स एम्पायर एग्जार्ड्स की होती है। यहाँ पे हमें जुआन लुओ को दिखाया जाता है जो कि उन सबसे पूछता कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो एंसेंट एम्पायर वांगिन की तरफ देख कर कहते कि 3 दिन पहले यहाँ पे आसमान में स्मोक आया था और मुझे पता चला कि यहाँ पे एक पावरफुल पर्सन हमारे एंसेंट डॉ में आया है, क्या ये वही बंदा है। तो यहाँ पे वहाँ पे जुआन लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरा डिस्पल है और मैंने इसको यहाँ पे बुलाया और तुमने क्लैन वाइट हेड एसेंडेंट एम्पायर के बारे में सुन रखा होगा। वांगिन वो यहीं पे आया है और ये मेरे एंसेंट डॉ के इनकारनेशन के वक्त मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जानकर मानो उस एम्पायर के तो और भी जल उठती है। मतलब पहले की वांगिन यहाँ पे उसके सामने झुका नहीं होता है और दूसरा कि उसको पता चला होता है कि ये तो वही बंदा है जो कि चाहता फेम बतोड़े रहा, तो उस एम्पायर की तो जल के राख होगी ही। वो और भी गुस्सा करने लगता है लेकिन वो सामने दिखाता नहीं। अब यहाँ पे वांगिन को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे ऐसे ही खड़ा होता है। जिसके बाद हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि एम्पायर के पीछे खड़े होते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे सामने एम्पायर खड़े लेकिन आखिरकार तुम झुक क्यों नहीं रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ साइलेंट हो जाती है और वांगिन तो झुकने वाला नहीं होता, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, उसके टीचर्स के अलावा तो कहीं पे झुकने वाला भी नहीं है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे ही सारी सीन चलते लगती है। यहाँ पे वांगिन झुकने का नाम ही नहीं लेता है और वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम झुक क्यों नहीं रहे हो। और वहाँ पे एम्प्रेस को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वांगिन अपने एक्सप्रेशन को काम रखता है। और यहाँ पे वांगिन उन सब की तरफ देखकर फिर से कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो अब ये जानकर जो ओल्ड मैन जिसकी कल्टीवेशन लेवल एसेंडेंट एम्पायर की होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि एम्पायर के सामने इसकी जबान चलाने की हिम्मत कैसे। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हुई यहाँ पे झुकने की। लेकिन यहाँ पे जुआन लुओ को दिखाया जाता है जो कि उन सब के आ जाने से थोड़ा सा
ज़्यादा खुश होता है और कहता है बहुत हुआ, मेरा डिस्पल्स आखिर तुम्हारे सामने झुकेगा क्यों, ये आगे चल के यहाँ का फ्यूचर गार्डियन होने वाला है एंशिएंट डाओ का, जिसको कि मैंने चूज किया है, तो यहाँ पे झुकने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पे एम्परर भी जान जाता है कि वांग लिन बहुत ही स्टूबर्न है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा बहस नहीं करता है। वांग लिन से कहता है वांग लिन, मैं जानता हूँ कि तुम पावरफुल हो और मैं चाहता हूँ कि आगे चल के तुम हमारे पैलेस को प्रोटेक्ट कर, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली आना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे लिए एक हायर को चूज कर सको। जिसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब जूलू ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, वांग लिन वहीं पे रुका हुआ होता है और बिगनिंग में जूलू इतना चिंतित नहीं था क्योंकि वो उस वक्त कमजोर था, किसकी नज़र उस पर नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे वो स्ट्रांग बन चुका है, उसकी नज़र सब पे पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसके डिस्पर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने कभी नहीं सोचा था कि वान की जो ग्रोथ होगी वो इतनी ज़्यादा ट्रेमेंडस होगी कि वो इस लेवल तक आ चुका है कि वो अभी अपने टीचर को भी टक्कर देने के काबिल हो गया है, मतलब अपनी फुल पावर को रिलीज करेगा तो वो अपने टीचर को भी टक्कर दे पाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वार्निंग को, जो कहता है कि टीचर टेंशन मत लीजिए, मैं इन सबको एंड्योर कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल तो चुका था, लेकिन उसे जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार वो बंदा मेरे सामने झुका क्यों नहीं, मैं आगे चल के उससे बदला जरूर लूंगा। जब यहाँ पे जुआन लू अपने कल्टीवेशन में डूबेगा, अपने रीइंकार्नेशन चैनल में जाएगा, तो वहां पर मैं उसको दिखाऊंगा, मेरे अंडर भी कई सारे ग्रैंड एम्प्रेस मौजूद है, मैं उनको दिखा सकता हूँ, मैं वहां इनको बताऊंगा कि मैं उसको चाहूँ तो अपने हाथ को उठाते वक्त ही उससे मार सकता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आगे चल के फाइट तो देखने को मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ पे किसी वॉर्निंग ने किसी बंदे को, छोटे मोटे बंदे को नहीं बल्कि एम्परर को ही ऑफेंड कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वानी से वो बात करने लगते हैं। यहाँ पे वानी भी अपने टीचर की तरफ स्माइल करने हुए कहते हैं कि टीचर मैं 3 दिन तक इंतजार कर चुका हूँ, आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर को, जो कहता है कि टीचर ने ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रखा था और वो उससे क्या था कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ये सब तुम्हें सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मैं तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारा टीचर बन के रहूँगा, तुम चाहो तो मेरे इस इनकार्नेशन में मेरी मदद भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वार्निंग कहता है कि टीचर का मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है, मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला सकता हूँ और मैं यहाँ से जाने देने वाला तो नहीं, मैं आपके किए हुए प्रॉमिस को जरूर पूरा करूँगा। अब ये जानकर टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वांगलिन वहाँ पे अपने इस डिसीजन पे अड़ा हुआ रहता है और टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उसने जिस एक अकेले स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है इस कदर तक आगे जा चुका है। जिसके बाद टीचर वांगलिन से कहते हैं कि चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए ट्रेजर्स को कलेक्ट करके रखा है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो तुम्हारे एसेंस को बहुत ही मदद करेंगे उसको लेवल अप करने में। जिसके बाद वो वहाँ से वांगलिन को लेकर डिसअपीयर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर एंशिएंट ऑफ पियांगटियान कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा तरह से खाली मैदान होता है, कोई पहाड़ी नहीं होता, उस प्लेन्स के अंदर मानो एक अलग ही जगह होती है और दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक सड़ी हुई बदबू सी आ रही होती है, मानो ऐसी वो जगह है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर को, जो कहते हैं कि मैंने इसको एंशिएंट डॉ के प्रीवियस जनरेशन ग्रैंड एम्प्रेस से इसको सील करवा कर रखा था, जिसके बाद ये मुझे मिल गया है और ये एक ऐसी जगह है जिससे तुम अपने फेट ट्रेजर्स को रिफाइन कर सकते हो और यहाँ पे मैंने तुम्हें अपने डिस्पल चूज किया है तो तुम इसका यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर ये समझ लो तो एक पूल के जैसा है जिसमें कि वाइन को कल्टीवेट करना होगा, जिसके कारण उसकी जो एसेंस होगी वो काफ़ी पावरफुल हो जाएगी। यहाँ पे उनके पास टोटल 3 पूल्स मौजूद थे जिसमें कि अभी वाइन डुबकी मारने वाला है और इस सारे पूल्स को यहाँ पे पाने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा होता है। सेक्रीफाइस के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन ग्रैंड एम्प्रेस उस पूल को लेना तो कोई छोटी मोटी सेक्रीफाइस जैसे तो नहीं हो पाएगी और वो वाइन को इसके बारे में बताते भी नहीं कि यार देखो तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए क्या क्या कर रखा है, उन्होंने ऑलरेडी ये सारी वांगलिन के लिए बना के रखी हुई होती है। इसके बाद वो कहते हैं कि परहैप्स ये तुम्हारे लिए ग्रेट फॉर्च्यून होने वाली है और तुम अपने आप को पावरफुल बना सकते हो और वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम्हें अंदर जाके इसके अंदर कल्टीवेट करनी है। अब दिखाया जाता है हमें एंशिएंट डॉ का इस रेस्ट्रिक्शन एरिया में, जहाँ पे ऑलरेडी ये जगह सील हो चुकी थी तो कोई भी बाहर का बंदा यहाँ पे अंदर नहीं जा सकता है। वो उसके अंदर पूल के अंदर चला जाता है, लगभग 3 महीनों के अंदर उस पूल के अंदर रहता है और उसके टीचर्स को प्रोटेक्ट करने पे लगे हुए होते हैं। साथ में दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते करते टाइम पास होने लगता है। ऑर्डिनरी पीपल तो यहाँ पे आ भी नहीं सकते क्योंकि उसके टीचर ने जगह को सील कर रखा होता है और भी टाइम पास होने लगते हैं। मतलब कि 3 जगह होते हैं, तीनों जगह वो जाकर अपने पावर्स को कल्टीवेट करता है, वहाँ पर जाके अपने उसी पूल में डुबकी मारकर अपने आप को पावरफुल बनाता है। टोटल में इन सबको करते करते 1.5 साल बीत चुके होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।